तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, मैं डॉक्टर इसलिए लगाता हूं, सीए तो मैं हूं, लेकिन मैंने टैक्सेशन के अंदर पीएचडी कर रखा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने डॉक्टरेट का डिग्री लिया है। और दोस्तों, मैं लास्ट 16 ईयर्स से इसी सब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ा रहा हूं। मैंने बहुत सारे फेस टू फेस बैच लिए हैं। और मैं जयपुर राजस्थान से हूं, तो यहाँ के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर मैं क्लासेस लिया हूं। और पिछले 2 से 3 साल से दोस्तों, मैं अपनी क्लासेस को ऑनलाइन मोड पर ले रहा हूं। और आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार और दुलार दिया है दोस्तों, जिसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। तो आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का वार्म वेलकम। मैं सीए डॉक्टर अमित खांडल दोस्तों, आप लोगों के लिए आज से नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। और ये जो बैच दोस्तों हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, दिस इज फॉर सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स। और यकीन दिलाना चाहूंगा दोस्तों, इसमें आप लोगों को मैं जो भी पढ़ाऊंगा भाई, वो 2022 का नया रिकॉर्डिंग है। मैंने अपने सारे नोट्स अपडेट कर लिए हैं 2022 के अकॉर्डिंग। और पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक भी आपको 2022 के अकॉर्डिंग नया मिलेगा। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बैच को स्टार्ट करने में लेट जरूर हो गया, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि सारे अमेंडमेंट्स आ जाएं भाई। तो 31 अक्टूबर तक के सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जो कि 22 के एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे। और अब मैं अपना बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, नया रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने। दोस्तों, हमारी क्लासेस कब होंगी, कैसे होंगी, कौन सी बुक्स को हम यहां पर यूज लेंगे, ड्यूरेशन क्या रहेगा, ये सारी की सारी बातें दोस्तों आज मैं अपनी पहली पहली क्लास में आप लोगों को बताना चाहूंगा। उसके बाद आज हम अपने बैच को यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो बैच आज रिकॉर्ड होने जा रहा है, दैट इज फॉर सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सक्लूसिवली फॉर सीए फाइनल आईडीटी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज फॉर मई और नवंबर 22 एग्जाम। भाई, जो मई और नवंबर 22 के स्टूडेंट्स हैं ना, वो मेरी इन क्लासेस को यहां पर देख सकते हैं। और ये माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है। लेटेस्ट मतलब मैं चाहूं तो पुराना रिकॉर्डिंग मेरे पास है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल नया बैच रिकॉर्ड करके दे रहा हूं 2022 के लिए। सर, अगर किसी स्टूडेंट का बैच 2023 में हो तो, अरे भाई, अगर किसी का एग्जाम 2023 में है, 2023 में, तो वो भी मेरे इस बैच को पढ़ सकता है, देख सकता है। बस मेरी जो अमेंडमेंट क्लासेस होती है, मुश्किल से 1 या 2 नए वीडियोस मुझे बनाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स, जो यूट्यूब पर भी आप लोगों को फ्री मिलते हैं। और मेरी जो एंड्रॉइड ऐप है अमित खांडल क्लासेस, वहां पर भी आप लोगों को फ्री मिल जाते हैं। बस वो आप लोगों को एक्स्ट्रा देखना रहेगा। बाकी जिनका एग्जाम अभी 2022 में है, चाहे वो मई वाले स्टूडेंट हो या नवंबर वाले, भाई आप लोगों को बिल्कुल नया बैच रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, राइट। सर, एक बात बताओ, आपका कोर्स कितने आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको सही बताना चाहता हूं कि 140 से लेकर और 150 घंटे आवर्स के अंदर मैं आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। 140 से 150 आवर्स में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग आप लोगों के लिए 200, 250, 300 घंटे का लंबा क्लास नहीं लेंगे भाई, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि इतना बड़ा बड़ा क्लास देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। और इस पूरे बैच में ये कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है दोस्तों, ये पूरा का पूरा फुल रेगुलर बैच है, रेगुलर वाला, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा जो आईसीएआई का स्टडी मैट है, अभी नया स्टडी मैट भी आ गया है 2022 का, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आना शुरू हो गया है जब मैं इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो 2022 का जो नया स्टडी मैट है, उसको मैंने पूरा का पूरा यहां पर कवर किया है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरी क्लासेस को ले सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों, मैं आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चंस, जिसमें स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी
जो 2022 में नया स्टडी मैट है उसके क्वेश्चंस भी कवर करूंगा। इसके अलावा आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस सारे आप लोगों को यहां पर कवर्ड मिलेंगे इन 150 आवर्स में। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं सब कुछ इस 150 घंटे में करा दूंगा? हाँ जी, बिल्कुल करा दूंगा। सर एक बात बताओ, आप हमारे लिए बुक्स कौन सी काम में लोगे? मतलब आप स्टडी मैट से पढ़ाओगे या हमें कोई अदर ऑथर की बुक लेनी पड़ेगी, कैसे कराओगे आप? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अपने लास्ट बैच से स्टूडेंट्स को हैंडराइटिंग नोट्स बनवाना स्टार्ट किया था। इससे पहले जो मेरा ऑनलाइन बैच था उसमें मैं स्टडी मैट से पढ़ाया था। तो दोस्तों जो मेरा एक्सपेरिमेंट था कि भाई हैंडराइटिंग नोट्स बनवाओ स्टूडेंट्स को, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इंडिया के कोने कोने से, और नॉट ओनली इन इंडिया दोस्तों, इंडिया के बाहर से भी, चाहे नेपाल हो चाहे सऊदी अरब हो, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेज आई कि सर आपने हैंडराइटिंग नोट जो बनवाए ना, इससे सच्ची में सर मजा आ गया। मतलब जब हम लिखते हैं ना सर तो चीजें याद हो जाती हैं, हमें दोबारा दोबारा याद करने की इतना नीड नहीं पड़ता है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं सर कि अगर बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे नोट्स बन जाए ना तो मजा आ जाए। तो स्टडी मैट देखो बहुत अच्छा है आईडीटी का, मैं आपको बताना चाहूंगा जो आईसीएआई का स्टडी मैट है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों, एक बात को 4 बार रिपीट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें से कुछ मैटर काट दिया या मैंने छोड़ दिया, मैंने फुल कवरेज किया है। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे एक कॉन्सेप्ट को एक बार बताएंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज में, फिर उसकी टेबल बनाएंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। तो भाई एक चीज को 4 बार 5 बार लिखा हुआ होता है तो बहुत अंदर से फेडअप हो जाता है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने उसी स्टडी मैट से, जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में नोट्स बनाते होंगे स्कूल टाइम पर, वैसे ही दोस्तों मैंने पूरे नोट्स खुद बनाए और मैं अपनी क्लास में उन हैंड राइटिंग नोट से ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, एक बुक बनानी पड़ेगी, एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। मतलब आप मार्केट से एक नई कॉपी ले आना, घर में पड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी छोटे बहन भाई की हो तो वो कॉपी ले लो भाई। और आप उसमें देख लेना कि 200 पेजेस के आसपास होना चाहिए। तो मैं आपको 150 से लेकर 200 पेजेस में पूरा फुल कवरेज आईडीटी का करवा के चलूंगा। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, कोई अदर मटेरियल, कोई अदर बुक। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास 10 तरह का मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है भाई किससे पढ़े किसको छोड़े, है ना? तो आप लोग टेंशन मत लेना माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा भाई वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नोट से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट नोट्स। और आप लोगों को ये सारे मेरे जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, ये जितना भी मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है भाई, इसका पीडीएफ भी साथ में दूंगा हर लेक्चर के साथ। जैसे आज लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा मेरी एंड्रॉइड ऐप के ऊपर। जो मेरी एंड्रॉइड ऐप है अमित खांडल क्लासेस फ्रॉम द प्ले स्टोर, वहां पर आपको मेरे ये हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को दोस्तों मैं यही सजेशन देना चाहूंगा, जो मेरे लास्ट बैच से मुझे समझ में आया, कि भाई आप इन नोट्स को क्लास में खुद लिखो। ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप इन नोट्स को खुद लिखो, मैं आपको प्रॉपर टाइम भी दूंगा। अच्छा, मेरा नोट्स बनाने का बेसिक पर्पज ये है कि हमारा टाइम बचे और हम 140 से 50 घंटे में पूरा आईडीटी कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ, उसमें स्टडी मैट का क्वेश्चन भी हो जाए, उसमें आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी हो जाए। ये दोस्तों मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, इसीलिए पहले से दोस्तों मैंने एक कोशिश करी कि मैं अपनी हैंडराइटिंग को बहुत अच्छे से लिखूं और आपको ये नोट्स पहले से बनाकर दूं। तो एक तो आप लोगों को भाई रजिस्टर बनाना है, मैं क्लास में सबसे पहले समझाऊंगा, उसके बाद आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए, तो आप उसको नोट करिएगा। ठीक है, उसको नोट जरूर करिएगा, बाकी मैं अपना पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नोट करोगे दोस्तों बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हुआ है। वो कहते हैं सर लिखते हैं ना तो चीजें याद हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहते थे पहले लिख बाद में देख और भूल पड़े कागज से देख।
दोबारा रिपीट करता हूं, पहले लिख बाद में देख और भूल पड़े कागज से देख। तो भाई लिखना जो है ना वो बहुत बेनिफिशियल होता है। अच्छा, कई स्टूडेंट ने तो मुझे वीडियो तक बना कर दिए कि सर मेरा वो जो 3 घंटे लिखने का प्रैक्टिस भी हो गया एग्जाम में। यकीन मानिए दोस्तों, करके देखिएगा, अच्छा लगता है। अच्छा, तो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमको एक कॉपी, एक रजिस्टर बनाना है जिसमें आप हमें क्लास में ही नोट्स बनवा दोगे और आप हमें पूरा समझा भी दोगे, जिसमें पूरा स्टडी मैट कवर हो जाएगा आईसीएआई का। बिल्कुल सही बात दोस्तों। और आईसीआई के स्टडी मैट के अलावा दोस्तों कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़े बड़े रैंकर्स यही कहते हैं कि आईसीआई का स्टडी मैट फॉलो करो। दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक। दोस्तों क्वेश्चन बैंक भी आपको मेरी तरफ से मिलेगा। मैं आप लोगों को एक कंप्लीट क्वेश्चन बैंक दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने बना लिया 2022 का, जिसमें 2 पार्ट्स में होगा मेरा क्वेश्चन बैंक। एक होगा पार्ट फर्स्ट और एक होगा पार्ट बी, ए और बी। इसमें होंगे स्टडी मैट के क्वेश्चंस, और दोस्तों पार्ट बी में होंगे आप लोगों के जैसे आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हो गए, ये सारे होंगे। तो ऐसे में आप लोगों को चैप्टर वाइज, जो आपका आईसीआई का स्टडी मैट है ना, उसमें जो चैप्टर का सीरीज दिया हुआ है, उसी सीरीज में दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा के चलूंगा, जिसके लिए आपको हमारी एंड्रॉइड ऐप पर जाकर रजिस्टर करना होगा। जो मेरे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं दूंगा ही दूंगा, उनसे कोई अलग से नहीं, वो क्लास के साथ ही है। बाकी अगर कोई अदर स्टूडेंट भी मेरा क्वेश्चन बैंक लेना चाहेंगे तो वो भी मैं ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा दूंगा। वहां आपको कुछ नॉमिनल जो हमारे ऐप के चार्जेस हैं बस वो पे करने पड़ेंगे, एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस क्वेश्चन बैंक लेटेस्ट फॉर 22 एग्जामिनेशन, राइट। अच्छा दोस्तों, आप केवल इन 2 चीजों को फॉलो कर लेना। आप मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स को फॉलो कर लो और मेरे इस क्वेश्चन बैंक को साथ में कर लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, मेरे नोट्स को करने के बाद ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस कवर रहेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चंस, और यू कैन इजीली गेट 80% मार्क्स इन आईडीटी। देखो डीटी का सिलेबस फिर भी बहुत लेंदी होता है, लेकिन आईडीटी का जो सिलेबस है उसे मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी बना दूंगा, और आपको मैं डेली बेसिस पर रिवीजन भी करवाऊंगा। जैसे मैंने आज पढ़ाया दोस्तों, तो मैं लास्ट में 5 मिनट उसको पूरा रिवाइज करूंगा। जब मैं नेक्स्ट डे क्लास लूंगा तो उसके अंदर फिर मैं आप लोगों को रिवीजन करा के चलूंगा। और ये सारी क्लासेस दोस्तों आप लोगों को हमारी एंड्रॉइड ऐप पर मिलेगी, अमित खांडल क्लासेस पर। वहां पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा और पूरा बैच आप लोगों को सब्सक्राइब हो जाएगा, राइट। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, तो ये क्लासेस कहां से मिलेगी, मैंने बताया एंड्रॉइड ऐप। सर ये एंड्रॉइड ऐप है, हाँ जी, प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर डाउनलोड कर लीजिए अमित खांडल क्लासेस के नाम से। वहां पर आप लोगों को मेरी ये क्लास मिल जाएगी। अच्छा, जब आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारी ऐप के ऊपर क्लासेस चलती हैं। अच्छा, आप हमारी क्लासेस को ऑफलाइन मोड पर भी देख पाएंगे और ऑनलाइन मोड पर भी देख पाएंगे। मतलब हमारे ऐप में ऐसा फीचर है कि आप लोग क्लासेस को मतलब नेट बंद करके भी देख सकते हो। आपको डाउनलोड करना रहेगा जैसे यूट्यूब वगैरह पर होता है, और अगर आप नेट के साथ देखना चाहते हो तो ऑनलाइन भी रहेगा, एज पर योर कन्वीनियंस। जब आपका मन करे दोस्तों, मोबाइल में मैं प्रकट हो जाऊंगा और आपके सामने क्लासेस को स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर मेरी क्लासेस देखना चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये जो वीडियो है, हमारे कुछ वीडियोस अभी स्टार्टिंग के यूट्यूब पर भी आएंगे, तो मैं यूट्यूब के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने मोबाइल में अमित खांडल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, और वहां पर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ओटीपी से वेरीफाई करो, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। लैपटॉप और डेस्कटॉप पर देखने के लिए आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में वेब डॉट क्लास प्लस ऐप .com web.classplusApp.com पर लॉगिन करना है। वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, तो वहां पर आपको लिखना है AKCL, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद जब आप स्टोर्स में जाएंगे, स्टोर्स में
तो आपको मेरी पूरी क्लासेस स्टोर्स के अंदर आपको सब्सक्राइब कोर्स दिखेगा, और किसी टैब में मत जाना, बस स्टोर्स में क्लिक करना और स्टोर्स में आपको सब्सक्राइब कोर्स दिखेगा। वहां पर क्लिक करते ही सारी क्लासेस और जितने भी मेरे पीडीएफ हैं वो वहां पर प्रकट हो जाएंगे, और आप पूरी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो दोस्तों वहां पर, राइट। तो मोबाइल वाले अमित खांडल क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और स्टोर्स के अंदर जो सब्सक्राइब कोर्स है वहां पर जाकर एंजॉय करेंगे क्लासेस को। और जिनको देखना है लैपटॉप और डेस्कटॉप पर, तो वो web.classplasapp.com पर लॉगिन करें, ऑर्गेनाइजेशन कोड में AKCL डालें, रजिस्टर्ड मोबाइल से लॉगिन करें, स्टोर्स में चले जाएं। बैच कोड वगैरह कोई काम की चीज नहीं है, केवल स्टोर्स पे क्लिक करना, वहां सब्सक्राइब कोर्स दिखेगा, वहां पर मुझे आप लोगों को मेरे सारे लेक्चर मिल जाएंगे दोस्तों। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है भाई, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9829056469। यहां पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकूं, राइट। सर इसमें वॉच टाइम कितना मिलेगा? चलो हम आपकी क्लासेस रजिस्टर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हमें वॉच टाइम कितना मिलेगा? तो भाई मेरे 150 आवर्स के जो टोटल लेक्चर हैं, इनको आप 300 आवर्स तक देख सकते हो, मतलब जस्ट डबल आपको वॉच टाइम मिलेगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपने मोबाइल पर देखना स्टार्ट कर दिया तो आप डेस्कटॉप पर नहीं देख सकते, लैपटॉप पर, जब आपका मन करे, जब लैपटॉप पर देखना है लैपटॉप पर देखो, जब मोबाइल पर देखना है मोबाइल पर देखो, कभी भी स्विच करो बीच में, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों डबल वॉच टाइम आपको मिलेगा। जैसे मेरा 150 आवर्स का क्लास है, तो 300 आवर्स तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज मेरा कोई लेक्चर 1.5 आवर का है, तो वो 3 घंटे तक चलेगा, आराम से चलेगा डबल। एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार लॉगिन कितनी बार भी करो। जैसे आप एक लेक्चर को 5 बार लॉगिन किए, क्योंकि बीच में कई बार मम्मी ने बुला लिया, कभी पापा ने बुला लिया, कभी भाई बहन की आवाज आ गई, है ना, तो आपको बीच में छोड़कर जाना पड़ा, कितनी भी बार लॉगिन करो नो टेंशन, लेकिन डबल वॉच टाइम आप लोगों को वहां पर मिलेगा, ठीक है। 10 बार भी लॉगिन करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी क्लास है भाई उसका डबल वॉच टाइम आपको मिलेगा। और वैलिडिटी जो मिलेगी दोस्तों, दिस इज 1 ईयर। जिस दिन आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करते हो वहां से 1 साल तक हमारा कोर्स वैलिड रहता है दोस्तों, राइट। और सर हमें क्वेरी आएगी, तो देखो वैसे तो मैं सारी क्वेरी क्वेश्चन सारे क्लास में करवा दूंगा, फिर भी उसके बाद कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। सीए डॉक्टर अमित खांडल के नाम से है, ठीक है। ये तो हमारा चैनल है सीए डॉक्टर अमित खांडल टेलीग्राम पर, और अमित खांडल क्लासेस, अमित खांडल क्लासेस, ये जो अमित खांडल क्लासेस है ये हमारा ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लो, तो वहां हम सारा डिस्कशन चलता है, सारे स्टूडेंट कनेक्टेड होते हैं। सर एक बात बताओ, अच्छा सर ये क्वेरी आप कब तक लोगे? टिल एग्जाम दोस्तों, जब आपका एग्जाम होगा तब तक मैं आपको पर्सनली, कोई स्टाफ वगैरह नहीं है मेरा कि भाई वो बताएगा, मैं खुद आपकी क्वेरीज को हैंडल करूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का दोस्तों। सर आप मॉक टेस्ट भी कराओगे? देखो भाई मॉक टेस्ट जो होगा वो पूरा आईसीएआई पैटर्न पर होगा, मतलब इंस्टीट्यूट जो आईसीएआई मॉक टेस्ट रिलीज करता है, हम उन्हीं मॉक टेस्ट से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, और आपकी जो भी कॉपीज के अंदर आंसर होगा उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको कैसे लिखना चाहिए, कौन सी चीज आपको लिखने से प्रेजेंटेशन से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, ये सारी तमाम बातें बताऊंगा। तो आज पहला दिन है दोस्तों, इसीलिए इतनी सारी बातें कर रहा हूं, ठीक है। फिर जब हम आगे पढ़ेंगे भाई, तो फिर तो आप लोगों को इतना समय ही नहीं मिलेगा कि हम इन सब बातों के बारे में दोबारा से डिस्कशन करें। एक दोस्तों मेरी क्लास में जब भी बैठो ना यार, तो हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, थोड़ी सी हंसी होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। ऐसे टेंशन के साथ नहीं बैठना है कि सर मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अरे जिंदगी तो बढ़िया होगी यार, बर्बाद कैसे हो गई? सर अभी हो गई बर्बाद। जब भी घर से निकलो मुस्कान को साथ लेकर निकलो। सर ये मुस्कान कौन है भाई? कोई स्टूडेंट मुस्कान तो नहीं है? जब भी घर से निकलो मुस्कान को साथ लेकर निकलो। अगर मुस्कान साथ है दोस्तों तो दुनिया साथ है, अगर मुस्कान साथ है तो दुनिया साथ है दोस्तों, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। तो इसलिए भाई जब भी क्लास में बैठो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हंसते हो मुस्कुराते हो दोस्तों,
तो ये जो हमारा फॉरहेड होता है ना ऊपर, ये जिसको हिंदी में ललाट बोलते हैं, इस पे सलवटें नहीं आती, वरना तो कई बच्चे ऐसे देखते हैं उनके सलवटें आ जाती है। फिर मैं जो बोलता हूं भाई वो अंदर इनपुट नहीं होता, मेरा आउटपुट आपका इनपुट नहीं होता। तो जब हंसोगे तो यहां सलवटें गायब हो जाएंगी। मैं जो बोलूंगा दोस्तों अंदर इनपुट होगा आप लोगों को, मेरा आउटपुट आपका इनपुट, है ना। तो हंसते हुए मुस्कान के साथ क्लास में बैठना है, ठीक है, टेंशन लेकर नहीं। और आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, हम क्लास में बहुत चिल करेंगे। बहुत सारी मैं अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, तो मेरा जो 15-16 साल का पूरा एक्सपीरियंस है, चाहे वो क्लासेस का हो या मेरा ऑफिस का, क्योंकि ऑफिस में भी हमारा बहुत सारा जीएसटी वर्क होता है, मैं आप लोगों के साथ वो सारी कहानियां शेयर करूंगा। क्योंकि फाइनल का एग्जाम दोस्तों केवल थ्योरेटिकली नहीं है कि चलो बताओ ये क्वेश्चन है, कितने टाइप्स की ड्यूटीज होती हैं, ऐसे नहीं है। आपको पूरा केस स्टडीज भी बताऊंगा मैं, आप टेंशन नहीं लेना दोस्तों। और सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम डिस्कस करेंगे, देखना बहुत मजा आएगा दोस्तों। और हमारा क्लास में पढ़ाने का तरीका आपको पता लग जाएगा अभी आप जब लेक्चर देखोगे। मैं क्लास में आपको सब कुछ करवाने वाला हूं। मैं आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मैट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सब करेंगे। बस आपको दिल थाम कर बैठना है दोस्तों, राइट। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप इस अकॉर्डिंग पढ़ लेते हो, बस मेरा रोज का लेक्चर घर पर आधा घंटा देख लो, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। और वीक खत्म होने पर एक बार जो 6 दिन में पढ़ा है वो पूरा रिवाइज कर लो, 2 घंटे में पूरा रिवीजन, क्योंकि खुद का लिखा हुआ होता है ना दोस्तों, बहुत जल्दी रिवाइज होता है। मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों, यू विल गेट 80+ मार्क्स। आपको मजाक लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन जब हमारी क्लास एंड होगी उस दिन मैं आपसे बात करूंगा और आज की बात आप लोगों को याद दिलाऊंगा दोस्तों। चलो जी, अब हम बात करते हैं कोर्स की। सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का जो कोर्स है वो कैसे कैसे है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो दोस्तों जो हमारा सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का कोर्स है, इट इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट्स। इसको भाई इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। देखो पहली क्लास है तो ये सब बताना मेरा फर्ज बनता है। जीएसटी हमारा 75 मार्क्स का आता है एग्जाम में, और कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये हमारा 25 मार्क्स का आता है। तो ऐसा हमारा ये पूरा 100 नंबर का पेपर है भाई, जिसमें 75 मार्क्स का जो वेटेज है वो जीएसटी का है, और 25 मार्क्स का जो वेटेज है वो कस्टम एंड एफटीपी का है। दोस्तों आप लोग इंटर लेवल पर जीएसटी पढ़े होंगे, लेकिन मैं ये मानकर पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर मैंने ये मान लिया कि आपको सब कुछ आता तो कई बार आपका घाटा हो जाता। इसलिए मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा भाई, जीरो लेवल से, जीरो लेवल से। गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा दोस्तों। हाँ, कस्टम आप लोगों के लिए मे बी कि नया होगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नई होगी, आपको ये सारी चीजें दोस्तों क्लास में पूरी कवर करवाई जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं हूं ना, आपको टेंशन नहीं लेने का। चलो, तो इस तरीके से 75 मार्क्स का जीएसटी, 25 मार्क्स का कस्टम। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें आप लोगों के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आता है आपका क्वेश्चन पेपर। जो पार्ट 1 होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 1, वो हमारा एमसीक्यू बेस होता है। कैसा होता है एक बार मैं बता दूं आप लोगों को, वो हमारा एमसीक्यू बेस होता है। एमसीक्यू बेस मतलब उसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एबीसीडी वाले पैटर्न पर पूछे जाते हैं, है ना। वो हमारा एबीसीडी वाला पैटर्न होता है, उस पर होते हैं, एबीसीडी वाला जो पैटर्न होता है ना उस पर होते हैं हमारे। और जो हमारा बाकी का 70 मार्क्स वाला पोर्शन है, ये वाला, ये भाई साहब डेस्क्रिप्टिव होता है। इसमें आपको एक आंसर बुक मिलेगी जिसमें आपको लिखना पड़ेगा सारा, और ये 30 मार्क्स एमसीक्यू होगा। ओएमआर शीट है जिसमें आपको सर्कल्स ब्लैक करने पड़ेंगे। अच्छा 70 मार्क्स में, अच्छा ये सर ये एमसीक्यू का प्रैक्टिस कैसे करवाओगे आप? भाई जो मैं कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आप लोगों को नोट्स बनवाऊंगा ना, उसी के अंदर हमारे सारे एमसीक्यू कवर्ड हो जाएंगे, डोंट वरी। और इसके अलावा आईसीएआई दोस्तों एक बुकलेट रिलीज करता है, अभी 2021 में भी किया था बुकलेट, अभी 2022 का भी बुकलेट आने वाला है। अभी वेबसाइट पर आया नहीं है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो वो बुकलेट भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा कवर करवा दूं, ठीक है।
लेकिन एमसीक्यू भी आप तभी कर पाओगे दोस्तों जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने की कोशिश करो, एमसीक्यू क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। मैं करा के दिखाऊंगा आपको, मेरी क्लास एक बार खत्म होने दो, मैं आपको करा के दिखाऊंगा इस पूरी बुकलेट से। 2022 का जो नया बुकलेट आएगा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और यकीन दिलाता हूं दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट नोट्स को पढ़ने के बाद आपसे सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी दोस्तों आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो 70 मार्क्स होता है भाई, इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो 14 मार्क्स का होता है, जिसमें आपसे जीएसटी लाइबिलिटी निकलवाई जाती है, ठीक है। इसमें दोस्तों मिक्स क्वेश्चन होता है, जीएसटी में इनपुट क्रेडिट, सप्लाई, वैल्यूएशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनका मिक्स क्वेश्चन होता है। ये 14 मार्क्स का कंपलसरी होता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब आपको 5 क्वेश्चन में से 4 करने होते हैं, मतलब आपके पास चॉइस होती है। फर्स्ट नंबर कंपलसरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं भाई, ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपको 4 करने पड़ते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट यहां पर बहुत होशियार है, वो पता है क्या करता है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके 3 पार्ट बना देगा, ए, बी और सी। इसके 3 पार्ट बना देगा दोस्तों, ए, बी और सी। जैसे ए वाला 5 नंबर का, बी वाला 4 नंबर का, सी वाला 5 नंबर का। 2 क्वेश्चन जीएसटी के होंगे, 1 कस्टम का होगा। ऐसे क्वेश्चन थर्ड में भी 2 क्वेश्चन जीएसटी के, 1 कस्टम का होगा। तो और क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही होगा, यहां पर एक इंटरनल चॉइस भी मिलेगी आपको। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, ये हो गया आपका 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का कंपलसरी हो गया, बाकी 14 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये आपका 70 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव पेपर हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं दोस्तों बोलूं आप लोगों को, तो जीएसटी 50 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव आएगा और 25 मार्क्स के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे, जो पार्ट ए आपका एमसीक्यू है। तो ऐसा ये आपका 75 नंबर का हो गया। कस्टम क्या होगा भाई, 20 मार्क्स का तो डेस्क्रिप्टिव आएगा और 5 नंबर का एमसीक्यू वाला पार्ट आएगा, तो ये 25 नंबर का हो गया। ऐसे पूरे 100 नंबर का पेपर है दोस्तों। तो ये मैंने आपको सारी बात बता दी भाई, मैं कौन सी बुक से पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन बैंक क्या होगा, हमारी क्लास कितने आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी, क्लास आपको मिलेगी कहां से। अच्छा दोस्तों, हमारा जो ऐप है एंड्रॉइड ऐप, उसमें आप हमारी क्लासेस को डबल वॉच टाइम के साथ देख सकते हो, मोबाइल पर देख सकते हो, लैपटॉप पर देख सकते हो, डेस्कटॉप पर देख सकते हो, स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हो, स्पीड को कम करके देख सकते हो। जब चाहो मोबाइल से लैपटॉप पर जा सकते हो, जब चाहो लैपटॉप से मोबाइल पर आ सकते हो। और अगर मोबाइल पर देखोगे तो आपको ऑफलाइन फैसिलिटी भी है, नेट को बंद करके भी आप क्लास चला सकते हो। वैसे नेट बहुत कम यूज होता है दोस्तों, 2 या 3 क्लास में मुश्किल से आधा जीबी काम आता होगा, तो आप उसका तो टेंशन ही मत लो, उसके लिए तो जियो जिंदाबाद, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये सारी बात समझ में आ गई, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है 9829056469, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर कर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली क्लासेस के रिगार्डिंग, आगे भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको टिल एग्जाम, आप लोग मेरे से एडवाइस मांग सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि कब काम होता है तो मैं 1-2 दिन रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, लेकिन जैसे ही मुझे मैसेज मिलता है मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको 24 आवर्स में पूरा रिप्लाई कर दूं दोस्तों। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जल्दी से मेरे साथ सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। ये देखिए, ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको प्रॉपर लिखने का समय भी दूंगा दोस्तों। आपको लिखना जरूरी है, लिखोगे तभी चीजें दोस्तों क्या होंगी, याद होंगी। तो ये तो मेरे सारे क्वेश्चन बैंक है जो मैं आप लोगों को यहाँ क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और यकीन मानना दोस्तों आपको बहुत मजा आने वाला है। और एक बार मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी दिखा देता हूं भाई, हमारा क्वेश्चन बैंक कैसा है, ये देखो। ये है हमारा 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक, मई और नवंबर 22 फुल्ली अमेंडेड। इसमें हमने क्या क्या कवर किया है, आईसीआई का स्टडी मैट, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। नवंबर 21 और नवंबर 21 की आरटीपी एमटीपी, एमटीपी का एक सीरीज आ गया है, दूसरा सीरीज भी मैं ऐड कर दूंगा इसमें। ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है मई 21 तक के।
ये सारे कवर हैं। तो लगभग आप लोगों को यहाँ जीएसटी के 500 के आसपास क्वेश्चन है, कस्टम के 200 क्वेश्चन है। बस आपको ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये जो 1500 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, उनसे कुछ नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन सारे आईसीआई पैटर्न पर है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, पूरा कॉपी पेस्ट किया है, वहां से उठाया है, मैंने लैंग्वेज को भी चेंज नहीं किया है। हाँ, जहां अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट थी वहां मैंने अमेंडमेंट्स कर दिए हैं। 2020 का भी क्वेश्चन बैंक मैंने लेटेस्ट डाल रखा है, ऐसे 2022 का मैंने नया बना दिया था, 2021 का सॉरी 2022 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक भी आपको क्लास के साथ में मिल जाएगा माय डियर। आप जैसे ही क्लास सब्सक्राइब करोगे इसका पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को, और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। स्टार्ट करो भाई। सबसे पहली बात भाई, ये टैक्स क्या बना है? ओ माय गॉड सर, आप तो बहुत ज्यादा बेसिक पर आ गए, एक बार थोड़ा सा पानी पी लूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है भाई, ये टैक्स क्या चीज होती है? टैक्स जल्दी से बताओ, टैक्स क्या चीज होती है? हाँ भाई लोगों जल्दी से बताइए, व्हाट इज टैक्स? एग्जाम में कभी नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि टैक्स क्या चीज होती है दोस्तों। लेकिन आप जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। टैक्स का डेफिनेशन क्या है भाई? टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। कंपल्सरी एक्सटोर्शन का मतलब होता है धन की अनिवार्य रूप से वसूली करना। वसूली, वसूली भाई। तो गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है दोस्तों, तो वो धन का अनिवार्य रूप से कंपल्सरीली एक्सटोर्शन करती है, आपको देना पड़ेगा भाई। इट इज नॉट योर चॉइस कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। अरे मन करे या ना करे भाई, टैक्स तो देना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, ये जो मुंबई में हफ्ता वसूली होती है, ये जो भाई लोग होते हैं, क्या ये भी टैक्स लेते हैं क्या? सर इनकी वसूली को भी आप टैक्स बोलोगे क्या? ना भाई ना, उस वसूली को मैं टैक्स नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज मैंने यहां पर आगे क्या लिखा है दोस्तों? मैंने लिखा है अंडर एनी लॉ। ओ माय गॉड, अंडर एनी लॉ। अरे टैक्स तभी बोलेंगे जब वो किसी लॉ के अंदर लगाया गया हो, लॉ के अंदर। तो आप मेरी चीजों को समझिए, फिर मैं आपको लिखने के लिए टाइम भी साथ में दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा, आप अगर यूज टू हो और साथ में लिख सकते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और वैसे मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा, आपकी चॉइस है, आप साथ में लिख लो, मैं बीच में समय भी दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा। लेकिन मेरा एक सजेशन है भाई, नोट्स को अगर लिखोगे कॉपी में तो मजा आएगा, क्योंकि जब लिखते हैं तो माइंड को मैसेज जाता है, चीजें अंदर छप जाती है दोस्तों, प्रिंट हो जाती है माइंड के अंदर, बहुत फर्क पड़ता है। और खुद का जो लिखा हुआ होता है ना, वो याद भी बहुत जल्दी होता है। करके देख लेना, चाहे आप एक चैप्टर में करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कितना जल्दी याद होता है। आप बुक के 10 पेज पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, खुद का लिखा हुआ पढ़ोगे ना, 10 मिनट में पूरा, 15 मिनट में, आधा घंटे में 10 पेज याद। सच्ची बता रहा हूं, करके देख लो एक बार। तो टैक्स का मतलब क्या होता है भाई लोगों? टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। कानून होना चाहिए। अरे हफ्ता वसूली का कोई कानून थोड़ी ना है हमारे देश में। क्या ये जो भाई लोग होते हैं इनकी हफ्ता वसूली का कोई कानून है हमारे देश के अंदर? ना जी ना, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है मेरे भाई। ठीक है सर, एक बात बताओ, ये जो लॉ होता है, ये जो कानून होता है सर, इसकी पावर कहां से मिलती है? कौन बनाता है हमारे देश में लॉ? जल्दी से बताइए, कौन बनाता है हमारे देश में? दोस्तों कानून बनाने की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। अरे सर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज आ गई? सबसे बड़ा कौन?
मैंने किसी स्टूडेंट से बोला यार बताना सबसे बड़ा कौन, बोले सर सबसे बड़ा तो भगवान है। अरे मैं भगवान की बात नहीं कर रहा यार, अगर मैं टैक्स लॉ की बात करूं तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन। मोदी जी नहीं है सबसे बड़े, राष्ट्रपति जो होते हैं प्रेसिडेंट वो भी बड़े नहीं है, तो बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है भाई देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किंग ऑफ किंग्स है, ये किंग ऑफ किंग्स है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है। पढ़ा है आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन? सर कभी नहीं पढ़ा। पढ़ना दोस्तों। सर कहां से पढ़े, इतना तो पहले से कोर्स है, फिर आप कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। मैंने पढ़ा था दोस्तों, जब मैं एलएलबी कर रहा था ना लॉ, तब पढ़ा था। तो सर आपने एलएलबी भी कर रखी है? हाँ। अच्छा सर आप बताना चाह रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बात आ गई इसलिए बोल रहा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत गजब चीज है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आप लोग कभी एक्ट पढ़ते हो, आपने बहुत सारे एक्ट पढ़े होंगे, क्योंकि अब तो फाइनल में पहुंच गए भाई, घाट घाट का पानी पिया है आपने। तो आपने देखा होगा वहां पर सेक्शन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ऐसे होता है ना। यहां कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। ये वो वाला आर्टिकल नहीं है जो सीए फर्म में आर्टिकल है, वो आर्टिकल अलग होता है, ये अलग आर्टिकल है। तो दोस्तों जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो ना, तो वहां पर एक आर्टिकल नंबर 246 आता है। उस पर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक, तो आपके सामने भाई साहब ये 3 तरह का जो लिस्ट है ना, ये प्रकट हो जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट ये आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। एक को बोलते यूनियन लिस्ट, एक को बोलते स्टेट लिस्ट, एक को बोलते कॉन्करेंट लिस्ट। हो सकता है आपको पहले से पता हो भाई, लेकिन भाई मैं तो नया बैच है, रेगुलर बैच है, तो सारी चीजें आपको पढ़ाकर चलूंगा, है ना। मैं बीच में स्किप नहीं कर सकता ना, मैं तो ये मानूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, है ना। आपको कुछ नहीं हो आता तभी तो आपको मजा आता, क्योंकि कुछ नहीं आता ये मानकर पढ़ाने में बहुत मजा आता। अब कई लोगों को पहले से कई चीज पता होती, तो आप ये मानो भाई मुझे कुछ नहीं आता, सर पढ़ाएंगे मेरे को सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सर ये 3 लिस्ट का क्या मतलब, देखो मैं जल्दी से बताऊं। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे मैटर्स हैं, वो सारे मैटर्स हैं दोस्तों जिस पर लॉ बनाने का जो एक्सक्लूसिव पावर है, एक्सक्लूसिव पावर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मतलब वहां पर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। वहां पर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, नो। कितने मैटर हैं 1 से लेकर 97, उसको बोलते हैं एंट्री। तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स आर देयर जिस पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। अब 1, 2, 3, 4 ऐसे तो बहुत सारी एंट्री है, लेकिन अगर मैं टैक्स लॉ की बात करूं ना, तो भाई साहब ये सारी बातों को मजाक में मत लेना। ये सब बातें आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 में है, स्टडी मैट में, और यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है। कई लोग सोच रहे हैं सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, अरे जरूरी है भाई। बहुत सारे लोग चैप्टर 1 को एवं ही छोड़ जाते हैं, वो चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। और कई जगह मुझे पता चला कि क्लासेस में भी चैप्टर 1 इज स्किप। मत करना, एमसीक्यू का खतरा मंडराएगा। तो मैं तो भाई सब कुछ पढ़ाकर चलूंगा चैप्टर 1 से लेकर एंड तक। तो अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें दोस्तों, तो एंट्री नंबर 1 से लेकर और एंट्री नंबर 97 तक के मैटर्स वहां पर आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब अगर मैं एंट्री नंबर 83 की बात करूं, तो वहां पर लिखा हुआ है कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाएगी, पावर है उसको भाई, स्टेट नहीं लगा सकता। सेंट्रल को पावर दिया हुआ है भाई कॉन्स्टिट्यूशन। कहां पर? एंट्री नंबर 83 में। एंट्री नंबर 84, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कब लगती है? मैन्युफैक्चरिंग पर, जब हम किसी चीज को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो लगती है। लेकिन एक आइटम ऐसा है दोस्तों जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाती। अच्छा, कौन सा है वो आइटम?
एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अरे पढ़ते ही मुझे तो नींद आने लगी। मदहोश, मदहोश। अरे ये है शराब, सोमरस भी बोलते हैं इसको, सोमरस। देसी भाषा में दारू भी बोलते हैं, दारू। ये है भाई साहब एल्कोहलिक लिकर। झुम शराब झुम झुम बराबर झुम। तो ये जो एल्कोहलिक लिकर होती है ना भाई, शराब, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकती, उसको पावर ही नहीं है। सर ये तो गलत बात है, ये तो गंदी गंदी चीज, इस पे तो ज्यादा लगना चाहिए ड्यूटी। मतलब सरकार ये कह रही है खूब पियो, सस्ता हो गया दारू। ना 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 ना। अरे भाई इसके ऊपर, शराब पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का जो पावर है ना, पावर, वो सेंट्रल के पास नहीं है, लेकिन स्टेट के पास है। स्टेट को पावर मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से कि तुम शराब पर एक्साइज लगाओ, क्योंकि सेंट्रल के पास तो वैसे भी यार बहुत सारे एक्सेस हैं, तो स्टेट के पास है ये पावर। ये मत सोच लेना कि शराब पर एक्साइज ही नहीं लगती, अरे लगती है, लेकिन कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इसमें आप लोगों को पुराना जो लॉ है ना, जीएसटी आने से पहले का, उसका भी कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा दोस्तों, कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है, तो शराब को छोड़ दो, बाकी जितने भी आइटम्स इंडिया में बनाए जाएंगे उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाएगी भाई? एक्साइज ड्यूटी लगाएगी। ओके, 92A नंबर का एंट्री, सीएसटी। हमारे देश में दोस्तों सेल टैक्स लगाया जाता था, बिल्कुल लगाया जाता था। अब तो खैर जीएसटी आ गया, पहले लगाया जाता था, लेकिन पहले वाली चीज को भी जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो भाई बात आपको समझ में ही नहीं आएगी। सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये क्या होता था दोस्तों? जब हम किसी गुड्स को वन स्टेट टू अनदर स्टेट सेल करते थे, बेचते थे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सेल, तो उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, लिखने की बात नहीं है, जैसे राजस्थान से गुड्स जा रहा है बिहार, ओके, और ये मान लो सेल हो रहा है, सेल, तो सेल पर लगेगा सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अच्छा, इसको लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन इसको कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट बोली भाई हमारे पास तो एक्साइज है, हमारे पास तो कस्टम है, हमारे पास तो बहुत सारे टैक्स हैं। स्टेट तुम्हारे पास क्या है? स्टेट ने बोला मेरे पास मां है, मां नहीं, सेल टैक्स है। तो अगर आप अपने स्टेट में बेचोगे तब तो स्टेट को मिलता ही था। जैसे मैं राजस्थान में रहता, तो राजस्थान में अगर कोई सेल किया राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान गवर्नमेंट को सेल टैक्स मिलेगा। लेकिन सपोज करो गुड्स राजस्थान से बिहार जा रहा है, बिहार, तो क्या वो राजस्थान के अंदर हुआ है सेल? ना जी ना, वो राजस्थान के बाहर हुआ है दोस्तों, आउटसाइड द स्टेट हुआ है। उसके ऊपर लगा करता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा करता था। और पता है दोस्तों, ये सेंट्रल सेल्स टैक्स कौन से स्टेट को मिलेगा? राजस्थान को मिलेगा या बिहार को? जल्दी से बताओ, क्योंकि लगाती सेंट्रल है लेकिन कलेक्शन स्टेट करता है। सेंट्रल ने बोला यार तुम ही रख लो, सेल टैक्स का सारा हिसाब तुम लोग ही रखो, स्टेट को दे दिया। अब लड़ाई ये है दोस्तों कि इसको सेंट्रल सेल्स टैक्स को राजस्थान कलेक्ट करेगा या बिहार कलेक्ट करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे देश में पहले था ओरिजिन बेस, मतलब जहां से मूवमेंट शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना जी ना, जहां से मूवमेंट शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है। मुझे बताओ दोस्तों, मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ? राजस्थान से स्टार्ट हुआ। तो बोलो भाई लोगों, सेंट्रल सेल्स टैक्स कौन से स्टेट को मिलेगा? जल्दी से बताओ। राजस्थान को मिलेगा।
बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारे देश में ओरिजिन बेस्ड सिस्टम था। अगर गुड्स राजस्थान से बिहार जा रहा है तो बताओ टैक्स का बर्डन किस पर आएगा? बिहार पर आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टमर कहां बैठा है? बिहार में बैठा है। बताओ टैक्स का बर्डन किस पर आया? बिहार की जनता पर आया। और पैसा किसको मिलेगा? राजस्थान को है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था दोस्तों। अब वो प्रॉब्लम क्या था, उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, ये सारी बातें दोस्तों अभी हम थोड़ा आगे कवर करके चलेंगे। ठीक है, 92A समझ में आया? एंट्री नंबर 92A यूनियन लिस्ट का, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, अब है भाई साहब एंट्री नंबर 97। इस पर एक बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको, याद करोगे आप इस कहानी को। हमारे देश में क्या था दोस्तों प्रॉब्लम? 1994 से पहले, मैं 1994 से पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों, हमारे देश में, हमारी कंट्री में गुड्स के ऊपर तो टैक्स लगाया जाता था, लेकिन दोस्तों सर्विसेज के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था। जो भी टैक्स लगता था भाई वो केवल गुड्स पर लगता था, सर्विस पर तो कोई टैक्स ही नहीं था। तो हमारे जो अभी जस्ट पहले वाले प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको आप लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जानते हो, मनमोहन नहीं, मनमोहन सिंह जी के नाम से, आप इनको हल्के में मत लेना भाई, बहुत बहुत लर्नेड पर्सनैलिटी। ये 1994 में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे दोस्तों। देखो मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा कि कौन सी पार्टी अच्छी कौन सी खराब, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इनको इंडिविजुअली देखोगे ना तो ये हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, ये हमारे देश के गवर्नर भी रहे रिजर्व बैंक के, बहुत ऊंची हस्ती है। तो हमारे देश में क्या हुआ दोस्तों, सिस्टम बहुत ज्यादा इंबैलेंस हो रहा था 94 से पहले। छोटी सी कहानी है लेकिन आपको बहुत मदद करेगी जीएसटी को जानने में और पहचानने में। तो हमारी कंट्री में क्या होता था दोस्तों, केवल गुड्स के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे, जिससे क्या हो रहा था, गुड्स तो बहुत महंगा होता जा रहा था। और हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा उस समय प्रॉब्लम भी आया था, मतलब इकोनॉमी बिल्कुल हिल गई थी 94 से पहले। तो एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजा जे चिलैया। ये सब आपको याद नहीं करना है, दिस इज अ ओल्ड हिस्ट्री, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। तो उस कमेटी के चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजा जे चिलैया, उनको कमेटी का हेड बनाया और उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स को एप्लीकेबल किया। तो उन्होंने कहा भाई गुड्स पर अगर टैक्स लगता रहेगा तो गुड्स तो महंगे होते जाएंगे, सर्विसेज पर तो कोई टैक्स नहीं है। तो उन्होंने सरकार को, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया कि क्यों ना गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। और दोस्तों हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे फाइनेंस मिनिस्टर इन 1994, उन्होंने सबसे पहले सर्विस टैक्स को एप्लीकेबल किया इन 1994। आप लोगों को पता है या नहीं है, मैं आपको ये सारी कहानी इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इसी का कनेक्शन जीएसटी से, जैसे कई बार मूवी स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं ना, इसलिए फ्लैशबैक में जाना बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या दोस्तों, सुनो मेरी बात। ये जो 97 नंबर की एंट्री है, इसका इतिहास क्या है? ये एक रेजिडुअरी एंट्री है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा अंबेडकर के नाम से जानते हैं, उन्होंने बनाया। तो भाई वो भी सब लोग कोई भगवान तो नहीं थे, थे तो इंसान ही। तो उनको ऐसा लगा कि भाई एंट्री 1 से लेकर हमने 96 तक तो लिख दिया, लेकिन अगर मान लो कोई मैटर हमारे अभी माइंड में नहीं है और आगे आने वाले लोगों को अगर मान लो टैक्स लगाना पड़े या कोई और लॉ बनाना पड़े, तो उसके लिए एक रास्ता बनाया गया एंट्री नंबर 97, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअरी एंट्री। मतलब अगर कोई मैटर आर्टिकल नंबर सॉरी एंट्री नंबर 1 से लेकर 96 में कवर नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री नंबर 97 में पावर लेकर, क्योंकि पावर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, लॉ बना सकती है। और पता है आपको लॉ कहां बनते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ कहां बनाती है? जल्दी से बताओ कहां बनाती है?
मोदी जी के घर पे बनाती है? नहीं, पार्लियामेंट, हमारे देश का मंदिर पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में संसद बोलते हैं। देखा है आपने लॉ बनते हुए? हमारे देश में लॉ बहुत खतरनाक तरीके से बनता है दोस्तों। पार्लियामेंट में कौन होता है? दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। वहां पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं, एमपी। आप उनको चुन चुन कर भेजते हो दोस्तों। हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है और ये सारे एमपी वहां पर मिलकर लॉ बनाते हैं। और दोस्तों हमारे देश में लॉ बहुत कई बार गंदे तरीके से बनते हैं। अरे जूते चप्पल तक फेंक दिए जाते हैं, टेबल उठाकर फेंक देते, माइक उठाकर फेंक देते। वो जो चेयरमैन होता है ना, उसका कागज फाड़ देते पूरा लॉ का। तो भाई एंट्री नंबर 97 कॉन्स्टिट्यूशन में एक रेजुडरी एंट्री रखी गई। अब प्रॉब्लम क्या था दोस्तों कि सर्विस पे टैक्स लगाना था। एंट्री नंबर 1 से लेके 96 में सर्विस के ऊपर कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, स्टेट लिस्ट में भी सर्विस पे टैक्स लगाने का कोई मैटर नहीं था। तो फिर 1994 में, अच्छा कमेटी जो बनी थी वो तो 1990 में बन गई थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजा चलैया थे। और उनकी रिकमेंडेशन को 1994 में फाइनेंस एक्ट 1994, इसके थ्रू हमारी कंट्री में सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया। और आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी दोस्तों कि सर्विस टैक्स का स्टार्टिंग ओनली 3 सर्विसेज से हुआ था। मतलब हमारे देश में पहली पहली बार जब सर्विस टैक्स को लगाया गया था तो ओनली 3 सर्विसेज आर देयर। एक था नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, टेलीफोन की सर्विस, और एक स्टॉक ब्रोकर की सर्विस। टेलीफोन की सर्विस, स्टॉक ब्रोकर की सर्विस, और नॉन जो लाइफ इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, उसके ऊपर केवल 3 आइटम। तो दोस्तों हमारे देश में सर्विस टैक्स का जन्म 1994 में हुआ था। और जब इसका जन्म हुआ था दोस्तों, ये एक छोटा बच्चा था, जो बच्चा पैदा होने के बाद ऐसे रो रहा था, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी ना दोस्तों, वो केवल 3 सर्विसेज से हुई थी। ये जोर जोर से रोने लगा, उआ, उआ, उआ। तो हुआ क्या दोस्तों, ये जो एक्साइज वाले हैं ना, इनकी गाड़ी जा रही थी। देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आएगा। इनकी गाड़ी जा रही थी एक्साइज वालों की, इनको रोने की आवाज सुनाई दी, भाई ये कौन बच्चा रो रहा उआ उआ करके। तो इन्होंने गाड़ी रोक ली, जाकर देखा तो ये बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। छोटा बच्चा था ये, तो 3 सर्विसेज थी। तो एक्साइज वालों ने बोला, मुन्ना तुम क्यों रो रहे हो? कि मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, जन्म देने के बाद मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। एक्साइज वालों ने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? बोले जी मेरे मम्मी पापा का नाम है फाइनेंस एक्ट 1994, लेकिन अब वो मुझे छोड़कर चले गए। एक्साइज वालों को दोस्तों दया आ गई और उन्होंने सर्विस टैक्स को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी में लेकर घर आ गए दोस्त। बड़ी बहन एक्साइज ड्यूटी घर पर इंतजार कर रही थी और बोली कि भाई आज ये कौन आ गया, कि तुम कहती थी ना भैया नहीं है, भैया नहीं है, ये लो तुम्हारे लिए भैया लेकर आए हैं हम। ये सर्विस टैक्स नाम का भैया आ गया है। अब तुम बड़ी बहन हो, ये छोटा भाई है, क्योंकि एक्साइज तो बहुत पहले से लग रही है हमारे देश में और वो बड़ी बहन है। सर्विस टैक्स तो छोटा नन्ना मुन्ना है भाई। तो बड़ी बहन एक्साइज ड्यूटी बोली, सर्विस टैक्स मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो दोस्तों सर्विस टैक्स 1994 में आया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो लालन पालन और पोषण है, लालन पालन और इसका जो पोषण है, वो बड़ी बहन एक्साइज ड्यूटी ने किया। मतलब सर्विस टैक्स का अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं था हमारे देश में। जो एक्साइज ड्यूटी का डिपार्टमेंट था ना, वही सर्विस टैक्स को डील करता था। इसका अलग से कोई एक्ट भी नहीं था, बताओ। जैसे हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट है, हमारे देश में कंपनीज एक्ट है, हमारे देश में एक्साइज एक्ट हुआ करता था, लेकिन दोस्तों हमारे देश में सर्विस टैक्स एक्ट नाम की कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं थी। तो सर्विस टैक्स के मां बाप उसको छोड़ के चले गए छोटे बच्चे को। बड़ी बहन एक्साइज ड्यूटी ने ही उसका लालन पालन और पोषण किया।
तो गवर्नमेंट को भी पूरा विश्वास नहीं था कि देश में सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट ढंग से हो जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग 3 सर्विस से हुई। फिर सरकार ने क्या किया, 3 सर्विस से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे हर फाइनेंस एक्ट में सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ता गया दोस्तों। और 2012 आते आते जब प्रणब मुखर्जी हमारे देश के जो राष्ट्रपति भी रहे हैं और उस समय वो वित्त मंत्री थे, तो पहले हमारे देश में सेलेक्टिव अप्रोच चलती थी, मतलब सर्विस टैक्स सेलेक्टिव सर्विसेज के ऊपर ही लगाया जाता था। अराउंड 180 190 सर्विसेज तक मैटर पहुंच गया था। तो फिर उस समय जो प्रणब दा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बोला 2012 में कि भाई अब तो सर्विस टैक्स बड़ा हो गया है, गबरू जवान हो गया है, क्यों ना पूरे सर्विसेज पर ही टैक्स लगा दो। और 2012 के बाद से दोस्तों हमारे देश में ऑल सर्विसेज आर लाइबल फॉर सर्विस टैक्स एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट। एक नेगेटिव लिस्ट रखी गई कि भाई इन सर्विसेज को छोड़ दो, 18-20 जो भी थी, बाकी सारी सर्विसेज पर टैक्स लगा दो। वायुमंडल में जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दो। तो ये दोस्तों अच्छा ऐसा नहीं है दोस्तों कि सर्विस टैक्स के मम्मी पापा उससे मिलने नहीं आते, एवरी ईयर आते हैं हमारे देश में दोस्तों। एवरी ईयर फाइनेंस एक्ट बजट पास होता है, इसके मम्मी पापा इससे मिलने आते हैं दोस्तों, इसको टॉफी चॉकलेट खाने पीने के सामान कपड़े देकर चले जाते हैं, मतलब इसमें अमेंडमेंट कर कर चले जाते थे। तो ऐसे हमारे देश में एक पूरा सिस्टम है। तो मैं आपको फिर से यकीन दिलाना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, ठीक है, कि यूनियन लिस्ट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर था। 83 में कस्टम ड्यूटी, 84 में एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, अल्कोहलिक लिकर को छोड़कर। अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि आपका कोई चीज लिखने से रह गया तो आप बाद में भी लिख सकते हो, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बाकी आप क्लास में भी लिख लो तो बढ़िया है, साथ के साथ लिख भी जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात थी। सर एक बात बताओ, चलो एक्साइज लगना शुरू हो गई थी, सर्विस टैक्स भी शुरू हो गया था, सेंट्रल सेल्स टैक्स आपने बोला कि है तो सेंटर का, लेकिन स्टेट रखता है इसको। स्टेट लिस्ट में कौन से मैटर थे, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, एंट्री नंबर 1 से लेकर एंट्री नंबर 66 के अंदर वो मैटर्स बताए गए थे जहां पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता था दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर थी। जैसे एंट्री नंबर 51, क्योंकि बाकी एंट्रीज तो हमारे काम की नहीं, हमको तो टैक्स की बात करनी है। उसमें था स्टेट एक्साइज ड्यूटी, दारू पर, दारू मतलब सोमरस, सोमरस मतलब शराब मदिरा, बहुत नाम है इसके। अल्कोहलिक लिकर पर एक्साइज ड्यूटी हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट लगाती है दोस्तों, राज्य सरकार लगाती है और जमकर लगाती है दोस्तों, क्योंकि जो बेवड़े लोग होते हैं भाई, जिनको मजा आता है तो वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। आप देखो शराब की दुकान का कभी एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता, अगर गली के कोने में भी है दोस्तों, लोग वहां पहुंच जाते हैं, पता लग जाता है उनको। अभी देखो लॉकडाउन में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी जब लॉकडाउन खुला था, और लोग सुबह 6 बजे से लाइन में लग गए, यार मेरे को इतनी बॉटल, मेरे को इतनी बॉटल। एंट्री नंबर 54, वैट और सेल टैक्स। दोस्तों वैट किसी टैक्स का नाम नहीं है, वैट एक सिस्टम का नाम है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, कि जितना जितना वैल्यू एडिशन होएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और जीएसटी कोई नई चीज नहीं है मेरे भाई, वो वैट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ये सारी बातें अभी मैं बताऊंगा आपको कि वैट क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, सारा पढ़ेंगे हम। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा भाई, बल्कि मैंने तो पुराना हिस्ट्री तक आपको बता दिया। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब आप पुराना हिस्ट्री पढ़ते हो ना, उसके बाद अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक हो जाती है, इंटरलिंक। तो स्टेट के अंदर अगर माल बेचेंगे, सेल करेंगे विद इन अ स्टेट, तो भाई साहब जो लोकल सेल टैक्स है, जिसको हम लोग वैट भी बोलते हैं, वैट वैसे टैक्स का नाम नहीं होता है, सिस्टम का नाम होता है, सेल टैक्स भी बोल दो, तो ये लगता है भाई। जैसे राजस्थान में बेचा तो राजस्थान का वैट लगता था, राजस्थान से बिहार ले गए तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसको लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट थी।
लेकिन कलेक्ट कौन करता था? जहां से गुड्स का मूवमेंट शुरू हुआ है। अगर राजस्थान से शुरू हुआ है दोस्तों, तो राजस्थान की गवर्नमेंट उस सेल टैक्स को अपने पास रखेगी। ओके। थर्ड लिस्ट का नाम होता है भाई कॉनकरेंट लिस्ट। ये है भाई साहब मिली जुली सरकार। हां, सही सुना आपने, मिली जुली सरकार। कॉनकरेंट लिस्ट में वो मैटर्स बताए गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिस पर लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है, दोनों के पास होता है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है भाई। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, दोनों सरकारों को लॉ बनाने का पावर है। लेकिन अगर किसी लॉ के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, सेंट्रल और स्टेट के अंदर ठन जाती है, तो बताओ दोस्तों किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। किसकी चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। तो हमारे काम का तो यूनियन और स्टेट लिस्ट है। तो आप चाहो तो लिख लो, एक बार मैं फटाफट से रिपीट भी कर देता हूं। टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। पावर कहां से मिलती है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, इसको हल्के में मत लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले। आर्टिकल 246 में हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। 1 से लेकर 97 एंट्रीज हैं। एंट्री नंबर 83 में कस्टम ड्यूटी लगाने का पावर है सेंट्रल के पास। कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। एंट्री 84 में एक्साइज ड्यूटी लगती है। कब लगती है? जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन सेंटर एक्साइज ड्यूटी बताओ ऐसा कौन सा एक आइटम है जिस पर नहीं लगती? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि इस पर एक्साइज लगाने का एकमात्र पावर स्टेट के पास है। बाकी स्टेट कभी एक्साइज नहीं लगाती, केवल दारू जो शराब है उस पर लगाती है। ठीक है। 92A सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसको हम लोग सीएसटी बोलते हैं, ये राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड़ जाएगा तो लगेगा। 97 रेजुडरी एंट्री है। अरे अगर 1 से लेकर 96 में कोई भी पावर नहीं है सेंट्रल के पास, तो सेंट्रल अगर किसी लॉ को, कानून को बनाना चाहती है, बट इट इज नॉट ए मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, तो 97 से पावर लेकर लॉ बना सकती है। समझे? और सर्विस टैक्स नाम का बच्चा जो हमारे देश में जिसका जन्म हुआ, वो पावर भी एंट्री नंबर 97 से ही मिलती है दोस्तों। स्टेट लिस्ट लिख लो। 1 से 66, 51 में स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लिकर, 54 में वैट और सेल टैक्स विद इन अ स्टेट। समझ में आया? कॉन्करेंट में सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर होती है लॉ बनाने की। तो ये सारी बात है। चलो, अब यहां तक की बात तो आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता है कि यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों जीएसटी। अब आज पहला पहला क्लास है, तो थोड़ा सा आपको मैं जीएसटी का इंट्रोडक्शन करा देता हूं, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग जो 2-3 क्लास है वो इंट्रोडक्शन में ही जाता है। क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर है दोस्तों, बेबी को बेस पसंद नहीं, अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको आगे के चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। देखो, मैं आपको बता दूं भाई माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 246, ये देखो, ये हमारे ओल्ड लॉ की कहानी सुनाता है। हमारे देश में जो कानून लगा करते थे और आज भी कई कानून एज इट इज हैं, वो आर्टिकल 246 से थे। हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर टैक्स लगा सके। कॉन्करेंट लिस्ट थी लेकिन उसमें टैक्स की कोई बात ही नहीं थी। ऐसा कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों सिस्टम ही नहीं था कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर टैक्स लगा सके। तो भाई एक नए आर्टिकल का जन्म हुआ, एक नए आर्टिकल का जन्म हुआ,
और उस आर्टिकल का नाम था 246A। इसका मतलब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया दोस्तों, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया तो फिर वो अमेंड नहीं हो सकता। अरे उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। और जीएसटी को लाने के लिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया 2016 में। 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई देश में, तो 2016 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और यह कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101। मतलब इससे पहले 100 बार हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए। अब वो चेंजेस कैसे होते हैं, कौन करता है, ये भी है आपके स्टडी मैट में भाई, ये भी मैं नोट्स में कवर करूंगा। मैं इन चीजों को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि देखो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। अरे अगर 40-50 नंबर लाने हैं तो मैं आपको लास्ट में तरीका बता दूंगा, बहुत इजीली आपके 40-50 आ जाएंगे। मैं आपको चैप्टर्स के नाम भी बता दूंगा कि भाई ये चैप्टर कर जाना, यहां से इतना इतना मैटर आएगा तो 50 नंबर आपके आ जाएंगे। लेकिन इफ यू वांट टू गेट 70 और 80% मार्क्स इन आईडीटी, जो कि लाना बहुत आसान है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं पहले भी, तो आपको भाई एक बार तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि 70-80 लाने का मतलब है कि आपको पूरे पूरे जो भी कोने हैं सारे पता होने चाहिए। तो हमारे देश में 2016 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और एक नए आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया 246A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिससे जीएसटी लगाने का रास्ता साफ हुआ दोस्तों। अरे जीएसटी लगता ही नहीं देश में अगर 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जाता। तो सबसे पहले 2016 में जीएसटी को अमेंड किया गया दोस्तों, जीएसटी को नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। और उसके बाद 2017 में हमारे देश में डियर जीएसटी का जन्म हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, उसके बाद बहुत सारी कहानी हुई, अभी वो सारी कहानी भी बताऊंगा। 2017 में भाई हमारे देश में एक नया मेहमान आया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स नहीं, इसको कई लोग गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं। इट इज नॉट गब्बर सिंह टैक्स, इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 वो दिन है दोस्तों जब हमारे देश में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। आपको पता है दोस्तों 1 जुलाई को एक चीज और आती है, सीए डे। 1 जुलाई को हमारे देश में सीए डे आता है। तो मुझे याद है 1 जुलाई 17 को जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने मोदी जी को इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट, और वहां पर दोस्तों सीए डे के उपलक्ष्य में और उसी दिन जीएसटी की भी स्थापना हुई। दोनों काम एक साथ हुए। तो 1 जुलाई 2017 से हमारी कंट्री में दोस्तों जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले हमारे देश में मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाया जाते थे। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना जो गुड्स और सर्विस पे लगते हैं, तो पता ही है आपको कि भाई डायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता। इनकम टैक्स, जो इनकम कमाएगा वही टैक्स देगा, जिसके इंजेक्शन लगेगा उसी के दर्द होगा, हुआ। तो वो इनकम टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स की, कि लगाया किसी और के जाएगा, दर्द किसी और के होगा, है ना। लेवी किसी और पर होगी और दोस्तों कलेक्शन किसी और से किया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारे देश में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जा रहे थे। उसका नाम था एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट। अरे ऐसे लगभग 17 तरह के टैक्सेस थे, 17 तरह के। और आप चिंता मत करो, एक एक ड्यूटी और टैक्स का नाम आप लोगों को याद करवाऊंगा, है ना। 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से पहले लगाए जाते थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद हमारे देश में इन 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस को सबजूम्ड कर लिया गया
कंसोलिडेट कर दिया गया और एक नए टैक्स का जन्म हुआ दोस्तों, जिसका नाम है जीएसटी, जो कि गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाला टैक्स है। अरे इतने सारे टैक्सेस यार, बिजनेसमैन हैरान था, परेशान था, दुखी था कि यार कभी एक्साइज वाले आते हैं, कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, रिटर्न भरो, टैक्स जमा कराओ, आज तुम्हारी सर्च करेंगे, बजा बजा कर जाते हैं। कभी वैट वाले आ जाते हैं, लोकल सेल टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट, कभी वो बोलते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन कराओ, हमारा टैक्स जमा कराओ, कभी सर्विस टैक्स के नाटक, कभी वैट के नाटक, कभी एक्साइज के नाटक। अरे इतने सारे नाटक थे भाई, बिजनेसमैन परेशान रहता था, किसकी रिटर्न कब भूल जाए भाई कोई पता नहीं। हर चीज का अलग अलग सीए रखो, सीए भाई साहब अलग अलग फीस ले रहे हर चीज की। तो क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, इन सारे टैक्सेस में जो थप्पड़ लग रहे थे ना बिजनेसमैन के, बिजनेसमैन ने बोला यार इतने थप्पड़ मत मारो, एक पंच मार दो लेकिन इतने थप्पड़ मत मारो। तो भाई साहब एक जीएसटी नाम का पंच लगाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप बाबा रामदेव को जानते हैं? अनुलोम विलोम किया है आपने कभी? हाँ सर किया है। अनुलोम विलोम कैसे होता है? जैसे ये वाला नोज बंद करो, सांस को तेजी के साथ अंदर खींच, फिर इसको बंद करो, फिर इसको निकालो। बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों। तो बाबा रामदेव क्या करते हैं, एक नौज से इसको खींचते हैं सांस, दूसरे नौज से बाहर निकाल। और आपको पता है बाबा रामदेव तो बीजेपी के खास हैं। तो जैसे ही जीएसटी आया तो क्या हुआ, जैसे बाबा रामदेव ने सारे टैक्सेस को अंदर खींच लिया, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, ऐसे 17 तरह के टैक्सेस अंदर ले लिए। फिर ये वाला बंद किया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी, ऐसे मतलब इतने सारे टैक्सेस अंदर ले लिए और फिर निकला क्या बाहर, जीएसटी। सर आप तो कह रहे हो जीएसटी भी अलग अलग होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी। अरे कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो ऐसे डियर हमारे देश में जीएसटी का जन्म हुआ, पता है आपको? अच्छा अनुलोम विलोम किया करो, बहुत फायदा होता है दोस्तों से, मैं रोज करता हूं। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सर में जो दर्द वर्द होता है ना, नींद आती है, सुस्ती कम होएगी आपकी। मैं तो कहता हूँ पढ़ते समय भी बीच बीच में कभी लगे ना सुस्ती आ रही है 2 घंटे बाद, अरे उबासी आ रही है, वो एक्चुअली क्या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है माइंड का। तो अगर आप बैठ के 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लो, 10-10, देखो वापस से रिवाइव हो जाओगे। तो मल्टीपल टैक्सेस को समाहित करके हमारे देश में डियर एक टैक्स आया जिसका नाम था जीएसटी। क्या नाम था उसका? जीएसटी। ठीक है, तो मल्टीपल टैक्सेस को सबजूम्ड किया गया और एक टैक्स आया जीएसटी। अच्छा जीएसटी एक ऐसा कानून है जो गुड्स पर भी लगेगा और सर्विसेज पर भी लगेगा। दूसरी बात, टैक्सेबल इवेंट। पहले क्या होता था दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग एक अलग टैक्सेबल इवेंट होता था, सर्विस देना एक अलग टैक्सेबल इवेंट होता था, सेल करना एक अलग टैक्सेबल इवेंट होता था। कभी सेल आती थी, कभी डीम्ड सेल आती थी, कभी मैन्युफैक्चरिंग आता था, कभी डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग आता था। दोस्तों मैंने पुराना लॉ भी बहुत पढ़ाया है, 15-16 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे याद है जब मैं एक्साइज पढ़ाता था तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ आती थी डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब 4-4 पेज में तो हम यही समझते रहते थे कि यार मैन्युफैक्चरिंग क्या है और डीम्ड, मतलब कई चीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी है तो मान लो। अरे मैं आज तक नहीं समझ पाया यार किसको मान लो किसको नहीं मानो। सेल, डीम्ड सेल, अरे क्या नाटक है ये दोस्तों, ये सारे खल्लास हो गए। इसकी जगह एक ही टैक्सेबल इवेंट आ गया, सप्लाई। अरे अब हम ऐसे नहीं बोलते कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हम ऐसे नहीं बोलते कि सेल हो रहा है, हम ऐसे नहीं बोलते कि सर्विस हो रही है ना, सप्लाई। ये सारे के सारे टैक्सेबल इवेंट मिलकर क्या बन गए, सप्लाई। और सप्लाई जिसने नहीं समझा उसने जीएसटी को भी नहीं समझा।
अगर दोस्तों आपको सप्लाई समझ में आ गया तो ये समझ लो 50% जीएसटी पर आपका कमांड हो गया। तो हम अगला चैप्टर सप्लाई का ही पढ़ेंगे दोस्तों, और यकीन मानिए 4 से 5 क्लास पूरा सप्लाई के ऊपर लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये तो बेसिक है भाई, ये तो फाउंडेशन है। सप्लाई जिसने नहीं समझा उसने कुछ नहीं समझा। इन सारे टैक्सेबल इवेंट को एक पैकेट में, एक बोरे में, बोरा समझते हो, उसमें डाला और बंद करके उसके ऊपर लिख दिया सप्लाई। तो सप्लाई का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट, असेसी। पहले असेसी भी अलग अलग होते थे। ये मैन्युफैक्चरर हैं, ये सर्विस का प्रोवाइडर है, ये ट्रेडर हैं। अब ऐसे नहीं बोलते, अब पता है क्या बोलते हैं? टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करता हो, चाहे ट्रेडिंग करता हो, चाहे वो किसी सर्विस को देता हो, अब बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन। तो सारी चीजें इजी कर दे भाई, है ना। फोर्थ पॉइंट, इंट्रा स्टेट। ये वर्ड बहुत आता है, पहले भी आता था और जीएसटी आने के बाद भी आता है। इंट्रा स्टेट, इंट्रा का मतलब होता है दोस्तों विद इन, विद इन अ स्टेट, विद इन अ स्टेट। पहले भी इंट्रा बोलते थे, जीएसटी आने के बाद भी इंट्रा बोलते हैं। लेकिन एक वर्ड होता था इंटर स्टेट। इंटर का मतलब होता था आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड। और एक इंटरनेशनल हुआ करता था, इंटरनेशनल, इंडिया से यूएस, यूएस से इंडिया, इंडिया से ब्रिटेन, ब्रिटेन से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। तो दोस्तों इंट्रा पहले भी था और इंट्रा आज भी है। लेकिन बट पहले इंटर और इंटरनेशनल होता था, अब उन सबको मर्ज करके इंटर बना दिया। मतलब अब हम इंटरनेशनल नहीं बोलते हैं दोस्तों, अब हम इंटर हो या इंटरनेशनल हो, दोनों को ही इंटर स्टेट बोलते हैं। मतलब अब दो ही टर्म यूज होती है जीएसटी में, या तो इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। इंट्रा का मतलब वही है जो पहले था, विद इन अ स्टेट, विद इन अ यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो राजस्थान में मैं जो ट्रांजेक्शन करूंगा वो इंट्रा है। मैं अंडमान का रहने वाला हूं, अंडमान का नाम सुना है, मान या मत मान, मैं हूं अंडमान। अंडमान इज अ यूनियन टेरिटरी। तो अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन अंडमान के अंदर करूंगा तो वो इंट्रा है। लेकिन अगर मैं राजस्थान से यूपी जाऊंगा, सामान ट्रांजेक्शन करूंगा, यूपी से गुजरात, गुजरात से बिहार, बिहार से तेलंगाना, ये इंटर है, ये इंटर है दोस्तों, ये इंटर स्टेट है। सर अगर मैंने ट्रांजेक्शन अमेरिका के साथ किया तो भाई साहब ये भी इंटर है। जीएसटी में इसको भी इंटर बोलते हैं। तो अब जीएसटी आने के बाद दो ही तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, या तो इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट। आई बात समझ में? तो भाई लोगों, मल्टीपल, आप चाहो तो नोट भी कर लो, है ना। ये हेलीकॉप्टर यात्रा है दोस्तों। मैं जीएसटी का एक ओवरव्यू करवाऊंगा आपको स्टार्टिंग क्लासेस में, फिर देखना जीएसटी कितना इजी हो जाता है। जैसे आपने कहा सर हम आपसे मिलने आएंगे जयपुर में, तो आप हमको जयपुर घुमाना। मैंने कहा भाई कितने दिन है? कि सर एक ही दिन है। मैंने कहा आओ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, तो मैं ऊपर से हवाई यात्रा करा के दिखाऊंगा। देखो ये जीएसटी, ये जयपुर का जंतर मंतर है, ये जयपुर में आमेर का फोर्ट है, ये जयपुर के अंदर देखो जल महल है, ये देखो जयपुर के अंदर बिड़ला ऑडिटोरियम है। ऐसे दिखाऊंगा ना। लेकिन फिर आप कहोगे सर चलो हम तो एक महीना आप ही के साथ हैं, तो फिर हम बस में यात्रा करेंगे। मैं आपको बस में बैठाऊंगा, एक एक जगह जाएंगे। देखो ये आमेर का फोर्ट है, यहाँ राजा रहता था, यहाँ रानी रहती थी, और राजा रानी जब साथ रहते थे तो बहुत सारे उनके कौन प्रिंस और प्रिंसेस थे। तो ये सारी बात है दोस्तों।
ऐसे में एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। तो अभी 2 दिन 3 दिन आप मस्त रहो, एक हेलीकॉप्टर व्यू ले लो यार, क्योंकि जब बाई बस जाओगे तो बहुत मजा आएगा। अरे ये वही तो है जो सर ने ऊपर से दिखाया था हेलीकॉप्टर से। अरे हाँ हाँ ये वही है, बहुत मजा आएगा। तो मल्टीपल टैक्सेस, एक्साइज, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, सबको मर्ज करके एक कानून बना दिया, और उस कानून का नाम था जीएसटी, जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, टैक्सेबल इवेंट बहुत सारे होते थे, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इनको मिलाकर सप्लाई बना दिया। असेसी बहुत सारे होते थे, उनको मिलाकर टैक्सेबल पर्सन बना दिया। इंट्रा अभी भी इंट्रा है, इंटर और इंटरनेशनल को हम इंटर बोलते हैं। तो समझ में आई भाई मैंने आज की क्लास में क्या पढ़ाया आपको, टैक्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट होती हैं। 246 ए जो आया भाई वो बाद में एक नई चीज आई, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, मल्टीपल टैक्सेस को मिलाकर एक कानून बनाया गया, टैक्सेबल इवेंट सारे मिलकर एक बन गए, सप्लाई। असेसी बहुत सारे होते थे, उनको टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। इंट्रा को इंट्रा बोलेंगे, लेकिन इंटर और इंटरनेशनल को भी इंटर बोलेंगे। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी भाई, अगर एक बार कमेंट करके बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई मेरी कमी नजर आती है तो भी कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं उसको आगे आने वाली क्लासेस में इंप्रूव करूंगा, है ना। और ये क्लास मेरी यूट्यूब पर भी अपलोड होगी और मेरे ऐप में भी। तो भाई यूट्यूब पर एक ऐसे बटन होता है ना लाइक का, अगर वो दबा दोगे दोस्तों तो मैं ये समझूंगा कि भाई आप सभी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, आपको क्लास अच्छी लगी। दोस्तों प्लीज कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, राइट। फिर हम नेक्स्ट क्लास कल लेकर आएंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में जाते जाते दोस्तों एक ही बात बोलना चाहूंगा, जोश दिल में जगाते चलो, अरे जोश दिल में जगाते चलो, और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।